हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी, उसके सामान्य हिंदी का जो प्रश्न आया था, प्रश्न पत्र आया था, उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 100 प्रश्न आते थे, जो इस समय भी वही सिलेबस है। 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर का होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक मुहावरों का अर्थ क्या है। यानी कि पौ 12 होना, तो पौ 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। शैतान की आंत, तो शैतान की आंत होने का मतलब होता है कि बहुत लंबा होना। ठीक है, तो बहुत लंबी वस्तु होना, ये इसका हो जाएगा। अगला है आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब है पूर्णता का अभाव, ना तो तीतर ही है ना बटेर है। तो रंग बिरंगा होना है, छोटा बड़ा होना है, बेमेल या बेढंगा होना। ठीक है, तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल और बेढंगा होना। ये ध्यान रखिएगा। सामान्य अर्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन ये अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बात अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब है समय पर इनकार कर देना। ठीक है, तो यहाँ मजाक उड़ाना, नृत्य की एक मुद्रता, प्रसन्नता प्रकट करना। अब आजकल जो अंगूठा दिखाते हैं लोग, वो लाइक करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रसन्नता प्रकट करना। यहाँ पर है इनकार कर देना। दांतों तली उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो बहुत पछताना, कुछ न समझ में आना, दर्द महसूस करना, हैरान हो जाना। यहाँ पर लिखा है तो हैरान हो जाना हो जाएगा। यहाँ 6 से लेकर 10 तक यानी 5 लोकोक्तियाँ दी गई और इन 5 लोकोक्तियों का हमको अर्थ बताना है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा। इसका मतलब है छछूंदर जो है वो अयोग्य व्यक्ति है, यानी अयोग्य है, और उसको यानी चमेली का तेल तो नहीं लगाया जाता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। बहुत से लोग इसमें दान के लिए सुपात्र न होना, ये भी ले लेते हैं। गंजे के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ये भी ले लेते। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ये भी ले लेते। लेकिन हमारा सही इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। चमेली का तेल उत्तम होता है और छछूंदर जो है वो अयोग्य है। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, इसका मतलब क्या है। हंसुआ का ब्याह हो रहा है और खुरपे के गीत, खुरपा गीत गा रहा है। ये गांव और देहात में चलने वाली कहावतें हैं। इसका मतलब है असंगत बातें करना। ठीक है, यानी कि ब्याह किसी का हो रहा है, गीत यानी कि गीत किसी के लिए गाया जा रहा है, इसका मतलब ये है। यानी कि खुरपा गीत गा रहा है, हंसुए का गीत हो रहा है, यानी कि ब्याह हो रहा है और खुरपे के गीत गाए जा रहे हैं। गीत हंसुए के गाए जाने चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, यानी कि अल्प ज्ञान भयंकरी। ठीक है, तो इसमें है नीम का पत्ता नहीं, नीम हकीमी नहीं, और नीम का मतलब है कम। ठीक है, जैसे होता है नीम अंधेरा, तो इसका मतलब है जब धुंधलका होता है, अंधेरा कम होता है। खतरनाक चीज़ें ये भी नहीं होगा, तो अल्प ज्ञान। और जब हकीम का मतलब है डॉक्टर, यानी कि ऐसा डॉक्टर जिसको कम ज्ञान हो, तो उससे कोई इलाज करवाएगा, उससे नुकसान ही होगा। तन पर नहीं लगता और पान खायल बत्ता, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है व्यर्थ का प्रदर्शन करना। तो डाल डाल में पात पात। ठीक है, इसका मतलब है दोनों विद्वान, दोनों तत्व और दोनों मूर्ख या दोनों चालाक।
ठीक है। तो इसमें होता है एक दूसरे को धोखा देना, तो इसमें है दोनों चालाक। अगला है यानी क्वेश्चन है कि कह रहा है पहले और अंतिम भाग यानी 1 से लेकर के और 6 तक संख्या दी गई है, तो पहला और छठवां शुरुआत का और अंत का है। ध्यान से समझिएगा कि पहला जो है वो यहाँ से शुरू होना चाहिए वाक्य, और अंतिम जो है वो वहाँ से खत्म होना चाहिए वाक्य। ठीक है, अंतिम का मतलब है कि जो यहाँ पर आया है, ठीक है, ये यहाँ से वाक्य खत्म होना चाहिए। और ये जो दिए गए हैं ये सब, ये कैसे क्रम में आएंगे, इन क्रम का निर्धारण करना होता है। और ये बहुत सरल होते हैं लेकिन समय इनमें लगता है। ठीक है, इनमें समय लगता है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि एक बार समझ में अच्छी तरह से आ गया ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, देखिए जीवन अब यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हीं में से हमको फिर ये वाला क्रम देखना है। अब यदि किसी को आता नहीं है ना तो आप लोग यहाँ से क्रम निर्धारित कर लीजिए कि पहला या होगा, वाह होगा, रा होगा। तो यहाँ पर 3 ही हैं, 2 या से शुरुआत हो रहे हैं, एक वाह से और एक रा से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें है जीवन एक संघर्ष है और असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं। भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का साहस आप में है। वह संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना, वह संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। ठीक है, यही बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, यानी कि यही बहुत है से ऊपर आना चाहिए, और इसके बाद आपका यदि हम जो है ना यहाँ से शुरुआत करें, देखिएगा यहाँ जीवन एक संघर्ष है, तो इसके बाद वाला या तो जीवन या तो संघर्ष से संबंधित कोई वाक्य हो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला आ रहा है इस संघर्ष में, तो इससे बिल्कुल ये संबंधित है और वाह से संबंधित है भी, यहाँ पर है। तो इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। ठीक है, ये हमारा यानी इसके बाद हो गया पहला। इसके बाद ये वाला आ जाएगा ये। अब इसके बाद उचित नहीं है। अब इसके बाद मान लिया और भले ही। ठीक है, मान लिया और भले ही, और भले ही से तो आपका शुरुआत होना ही नहीं है, यानी कि इसके बाद आपका जो है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। तो बिल्कुल है, अब ये आ गया है, तो इसका मतलब है इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हो गया ये, मान लिया आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या इसके बाद ये आ सकता है क्या, यही बहुत है, या इस वाले में भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का साहस आप में है, यही बहुत है। इसके बाद ये वाला ज़्यादा सूटेबल बैठ रहा है। इसका मतलब है कि इसके पहले क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप रा और वाह और या वाले देख सकते हैं, उनसे वाक्य सही तरीके का नहीं बनेगा। चलिए अब अगला है सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा, और अंतिम है यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। ठीक है, और अब इसमें हमारे पास या वा से 2 वाक्य शुरू हैं। ठीक है, और एक रा से और एक या से। अब क्या, यानी कि संस्कृत वैदिक के बारे में सोचना होगा, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये आएगा। यह संस्कृत के अंतर्गत में अनेक असमानताएं हैं, या यही विविधता में एकता है, ये तो आएगा नहीं। अब ठीक है, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। ठीक है, तो क्या जो है, यानी कि हम इनमें से किस में से शुरू कर सकते हैं, वा से शुरू कर सकते हैं, या से, और या तो रा से। ठीक है, यदि हम या से शुरुआत करना चाहें वा से, तो वा से 2 हैं। तो ये जो है ना सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा, इसके बाद जो संबंधित सा लग रहा हो उसे हम लोग चुनेंगे।
इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये नहीं आ सकता है। संस्कृति के अंतर्गत में अनेक असमानताएं हैं, ठीक है। तो जो है यदि यहाँ से शुरू करें तो ये भी क्या हो रहा है, ये बना नहीं रहा है, और यही विविधता में एकता है, ठीक है। इसके बाद आता है वो, यह हमें अलग 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 नहीं बनाती, ठीक है। तो इसमें यानी कि हम यदि यहाँ से लेना शुरू कर दें, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती, तो हमारा पहला नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। संस्कृत के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं, ये इसके बाद ये आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस वाले के बाद ये आना चाहिए। तो पहले रा आएगा फिर या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रा और या, तो इसका मतलब है कि ये रा और या, अब ये निर्धारित हमने कर लिया। इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, क्या यह हमारी एक बड़ी शक्ति है, या यही विविधता में एकता है, इसके बाद ये हमारी बड़ी शक्ति है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये वाला इसके साथ ज़्यादा सही बैठेगा कि यही विविधता में एकता है, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, ठीक है। और यही विविधता में एकता है, और फिर यह हमारी बड़ी शक्ति है। इसका मतलब है कि हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। ये समझाने में समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को यदि ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़कर करने की कोशिश करें, आराम से हो जाएगा। हमारा देश त्योहारों का देश है, ये त्योहार उल्लास जगाते हैं, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं, जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं। इन अवसरों पर हम सब खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से यानी कि हमारा देश त्योहारों का देश है, इसके तुरंत बाद कौन सा होना चाहिए, तो इसके तुरंत बाद ये होना चाहिए कि यहाँ अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके बाद तुरंत रा आना चाहिए। फिर है अब वे त्योहार उल्लास जगाते हैं, वे नहीं, ये होना चाहिए, ये त्योहार क्या करते हैं, उल्लास जगाते हैं। और फिर इसके बाद हमारा ये हो सकता है कि समन्वय की भावना उत्पन्न करते हैं, इन अवसरों पर खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं और समन्वय की वो करते हैं। वह यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है वह बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी कि ला वाला हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। अब इसके बाद हमारा पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, यानी कि रा, या, वा और ला। तो हमारा उत्तर हो जाएगा खा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे, ठीक है। अब परिणामतः उन्होंने निबंधों में जिस विषय का प्रयोग उठाया उसका उद्घाटन किया। क्या ये सही है, क्या नहीं है, ठीक है। उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था, उनका जीवनानुभव ठोस था। अब भाव या मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनमें से यानी कि हमको चुनना है। अब रा से शुरुआत नहीं करेंगे, यानी कि इन्होंने अपने निबंधों में तीनों को सामंजस्य स्थापित किया। तो कौन कौन तीन है, इसके पहले आएगा। तो उन्होंने जिस विषय को उठाया, नए आयामों का उद्घाटन किया, उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य किया। उनका गहन यानी उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था, उनका जीवन अनुभव क्या था, ठोस था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रा के पहले हमें क्या आना चाहिए, ला और वा आना चाहिए, ठीक है। तो ला और वा हमारे यानी कि पहले आएंगे। तो इसका मतलब है कि ला और वा हमारे पास, वा और ला नहीं होगा। यहाँ हम देखें तो यानी कि उनका अध्ययन गहन एवं विषय था, उनका जीवन ठोस अनुभव था। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा। तो यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे फिर लास्ट में देखेंगे कि ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में या इन दोनों जगहों में है, ठीक है। तो शुरुआत यानी हमारा ये हो जाएगा, ओके। इस बात है स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। तो कुल स्थायी भावों की संख्या
कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या जितने रस हैं उतने ही हैं। ठीक है, 9 है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। उत्साह वीर का होता है, क्रोध रौद्र का होता है, वीर रस है, स्थायी भाव नहीं है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ठीक है, विस्मय रस यानी विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 33। वैसे अलग अलग यानी कि लोगों ने अलग अलग दिए हैं, 34 भी हैं, 35 भी हैं, 36 भी हैं, लेकिन 33 माना जाता है। माधुर्य गुण किस प्रकार किस रस में प्रयुक्त होता है? ठीक है, अब ये तब था लेकिन अब शायद ये यानी कि समाप्त कर दिया गया है, रस शायद नहीं है अब। तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? शांत, वीर, श्रृंगार और रौद्र। तो माधुर्य गुण होता है श्रृंगार रस में। किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतन पर मोती वारूं। अब क्या चीज है? ये माँ है। तो अब यहाँ पर कौन सा होगा? वात्सल्य रस होगा। यानी यशोदा जी जब यानी कि कान्हा जी किलक रहे हैं तो उनके जो दांत दिखाई पड़ रहे हैं तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो बना है वो आधा जा और या से बना है। ध्यान दीजिएगा, इससे बना है। जा आधा होना चाहिए और या पूरा होना चाहिए। यहाँ पर इसके दो दो उत्तर दिए गए हैं और ये शायद इन्हीं इसमें वो है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, हलंत लगा होना चाहिए था। अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है? ये नहीं है स्वर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, जहानवी, जहानवी और इसमें जहानवी। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है हा आधा होगा, जाह्नवी। हा आधा है, ना पूरा है। इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। दीर्घायु, 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 दीर्घायु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घायु ये होगा। इसमें शुद्ध सिद्ध वर्तनी जो है वो हमारा है श्रृंगार है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, वो है ये उज्ज्वल, और ये अधिकतर पूछा जाता है। दोनों जा अधूरे हैं। इनमें शुद्ध वर्तनी हमको खोजना है। अंतर साक्ष्य पूछ रहा है, तो अंतर साक्ष्य कैसे लिखा जाता है सही रूप से? ठीक है, तो ये सही लिखा जाता है अंतः और साक्ष्य। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संधि। संधि के प्रकार होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। राकेश में सही संधि राका धन ईस, यानी कि ए बना हुआ है, तो राका धन ईस। राका का मतलब होता है रात्रि, ईस का मतलब पति अर्थात, ठीक है, यानी कि चंद्रमा, तो हमारा हो जाएगा गा उत्तर। इसके बाद है भानुदय में संयुक्त का नाम बताइए, तो बड़ा ओ बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अतिधन आचार, तो ई और आ मिल करके या बनाते हैं और इसे हम बोलते हैं यर्ण संधि, तो ये क्या हो जाएगा? इससे बनेगा अत्याचार। ठीक है, तो ये बनेगा अत्याचार। आ और ई ए स्वर बनते हैं, तो इसे हम बोलते हैं गुण संधि। प्रत्युत्तर, प्रति और उत्तर, ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद है प्रति और उत्तर। यदि संधि विच्छेद आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता, तो आप किसी भी शब्द को, यानी जो शब्द दिया गया उसे बहुत स्लो मोशन में पढ़िए, अपने आप संधि विच्छेद पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय का मतलब है विशेष और विशेषण। तो यहाँ पर है जो है नीलोत्पल, यानी कि नीला है जो उत्पल। चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु, और यह है बहुब्री समास। चतुर्युग, यह है द्विगु समास 4। माता पिता द्वंद्व समास। चतुरानन में समास है, 4 हैं आनंद जिसके, ठीक है, यहाँ पर बहुब्री अर्थात ब्रह्मा, तो हमारा हो जाएगा बहुब्री समास। कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है? ठीक है, निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुष सिंह। तो इसमें
हमको ये बताना है कि क्या बोलते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास कौन सा है। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, पंचानन। 5 हैं आनंद जिसके। ठीक है, निस्दिन मन प्रत्येक, इसमें अव्ययी भाव है। त्रिभुवन द्विगु समास है। पुरुष सिंह, पुरुष के समान यानी सिंह से समान पुरुष। ठीक है, या पुरुषों में सिंह। ठीक है, ये जो है हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। चौराहा में समास है 4 राहें, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई और बहन द्वंद्व समास है। रचना के आधार पर अधोलिखित योग रूढ़ शब्द बताइए। योग रूढ़ का मतलब है जो सिर्फ एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है और वो यौगिक शब्द होता है। तो पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। जलज, जा, जल और जा। जल मतलब जल अलग है, जा माने जन्म लेना, तो जलज हो गया। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो देशज शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर और ढोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुष्कर नहीं है। ठीक है, पुष्कर तालाब का तत्सम शब्द है। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, तो रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, अर्थात जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है वो रूढ़ होता है। तो इसमें मलयज, ठीक है, और पंकज, जलज और वैभव। तो इनमें जो वैभव है, ठीक है, वो रूढ़ शब्द नहीं है। ये सब योग रूढ़ हैं। ठीक है, जल और जा, मलय और जा, पंक और जा और वैभव जो है ये यौगिक शब्द है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक का उदाहरण है, तो ये स्थान का बोध कराता है, क्रिया के स्थान का बोध कराता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अधिकरण में पे पर। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री। ठीक है, कवयत्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ठीक है, तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है कि लिंग की दृष्टि से ये जो है यानी कि दही क्या है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो नपुंसक लिंग है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं, नपुंसक लिंग जब हिंदी में होता नहीं है, ठीक है, तो नपुंसक लिंग हम कैसे इसको बताएंगे कि नपुंसक लिंग होगा। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, ठीक है, तो विकारी शब्द का मतलब है कि जो क्या होता हो यानी बदल जाता हो। ठीक है, तो विकारी शब्द क्या है, लड़का। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या होते हैं, ये होते हैं विकारी शब्द। रमा विद्यालय से घर आती है में कारक है, विद्यालय से दूर हो रही है। ठीक है, तो जब दूर होता है तो दूर होने के लिए क्या हो जाता है, अपादान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संबंध काकी के। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है, तो होता है सोरठा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, अब इस पर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कुछ 2 ही मानते हैं और कुछ क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या लेना है, 3 लेना है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और स्वच्छंद। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक है, इसमें कौन सा जो है वो छंद है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, जो भी यानी कि मात्राएं बता रहा हो वही होगा। ठीक है, हालांकि जो है यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को धोखा दिया गया है जो ना और ना से क्या करते हैं, दोहा ले सकते हैं। ये दोहा ना होकर के सोरठा है। 3 बरिस एक कुत्ता जीवे और जीवे 13 जीवे जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये आल्हा खंड यानी आल्हा छंद है। सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ठीक है, और ये है चौपाई और रामचरितमानस की चौपाई है।
आप लोग चाहें तो अपने से इसको 16-16 मात्राएं देख सकते हैं, 16 मात्राएं होंगी इसमें। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष सोन। ठीक है, ये हमारा है दोहा। ठीक है, रहीम दास ने जितने लिखे हैं दोहा लिखे हैं। इसके बाद दिया हुआ है, दिशावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी। ठीक है, परी सी धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर यानी सा सी से समसरी से आया है तो उपमा अलंकार हो गया। वैसे इसमें संध्या को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो ये मानवीकरण भी हो सकता है। तरण तनु, लेकिन हम यानी मानवीकरण और उपमा होगा तो उपमा ही देंगे। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ता कई बार आया है तो यहाँ पर क्या है, और अनुप्रास अलंकार है। अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। इसमें रूपक है, यमक है, अन्योक्ति है या पुनरुक्ति है। ठीक है, तो पुनरुक्ति तो है नहीं, क्योंकि पुनरुक्ति का मतलब होता है यानी एक बार दो बार वाक्यों क्या किया जाना, दोहराया जाना। ठीक है, तो पुनरुक्ति नहीं है। यहाँ पर क्या है, ना तो यमक है और ना ही रूपक है, अन्योक्ति है। क्योंकि यानी रूपक यानी यमक का मतलब है दो, कम से कम दो या दो से अधिक आए, तो यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं है। रूपक का मतलब है यहाँ रूपी शब्द है, तो रूपी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर है अन्योक्ति। पतपीठ मानव, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनु मानव जनु जानो जहाँ पर आता है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। राम सो राम, सिया सो सिया, यहाँ पर ये बता रहा है कि राम जैसे राम है और सीता जैसी सीता है, उनके जैसा कोई अर्थ नहीं, यानी कि उसकी खुद की तुलना उसी से की जा रही है, यानी उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं। इसलिए यहाँ पर रूपक, अन्वय, उपमा और यमक। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, यदि आपको मालूम भी नहीं है ना तो ये यमक भी नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अन्वय हो जाएगा। ठीक है, बिन उपक चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधिनाना। जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य होता रहता है वहाँ पर होता है क्या, वहाँ होता है विभावना अलंकार। ठीक है, इसके बाद है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी का मतलब है जो राजस्थान की तरफ बोली जाती है, तो इसमें 5 आती हैं। ठीक है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। ठीक है, अब इसमें बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली, ब्रज और कन्नौजी तो हैं, अब बघेली और बुंदेली। ठीक है, इनमें से दोनों में से आपको खोजना है, इनमें से एक पूर्वी बोली है। ठीक है, क्या वो बुंदेली है या बघेलखंड की है। ठीक है, तो आप यदि ध्यान से इसको समझें और देखें तो जो बुंदेली है वो पश्चिमी, जो बुंदेलखंड का इलाका है पश्चिमी इलाके में आता है। जब पश्चिमी इलाके में आता है तो ये भी क्या हो जाएगी, उसी की हो जाएगी। अब बचेगी बघेली। ठीक है, तो जो बघेली है वो किस में हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो हैं वो 3 जो है बोलियां पूर्वी हिंदी में आती हैं। इनमें से भाषा का विकास का सही क्रम क्या है, तो यानी कि हिंदी सबसे अंत में आएगा, तो हमारा इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अब अपभ्रंश से हिंदी की हुई है तो यानी कि हिंदी के नज़दीक अपभ्रंश होना चाहिए, तो ये वाला खत्म और ये वाला आ गया। यानी कि तय कैसे करेंगे ये मैंने आपको साथ में बता दिया कि अपभ्रंश से हिंदी का हुआ है तो हिंदी के नज़दीक अपभ्रंश आना चाहिए ना, यहाँ हिंदी के नज़दीक अपभ्रंश है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी भाषा की लिपि कौन है, देवनागरी 343 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। कौन सी मानक भाषा नहीं है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अवधी। अवधी बोली है, भाषा नहीं है ये। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सिंधु से हुई है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, रोमन, गुरुमुखी, खरोष्ठी और ब्राह्मी। इसका विकास हुआ है ब्राह्मी से। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा,
इसमें हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी, हिंदू, भारत देश या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी यहाँ पर क्या नहीं है? भाषा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? भारतवासी की बात हो रही है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक या इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या है? ये अक्षरात्मक लिपि है। शब्दों का वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उद्गम के आधार पर, इन सभी के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। इनमें से वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, किसमें कह रहा है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहिए, यानी वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, कह रहा है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग। पूछ रहा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं, तुझे। यही गलत है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये सही है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में न लगा दीजिए, क्रिया बन जाता है। अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सब विकारी होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता के आधार पर क्रिया कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर क्रिया तो भाववाच्य, कर्ता और कर्म के आधार पर क्रिया न हो तो भाववाच्य। शिव का विशेषण क्या है? ठीक है, तो शिव का विशेषण शिवेश, शंकर, शैव या शिवालिक। ठीक है, तो शिव का जो विशेषण होगा वो हमारा होगा शैव। विशेषण की बात कर रहा है। खर का अर्थ होता है गधा, इसी से बना हुआ है खरोष्ठी लिपि। अनिल का पर्यायवाची होता है अनिल और अनल, ये दोनों एक साथ पूछा जाता है। इसका पर्यायवाची होता है हवा। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून शब्द का पर्यायवाची है पुष्प। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कानन का है जंगल। तो जंगल, विपिन और अर्ण, इनमें से जो है ना, यानी कि नहीं है, तो हमारा हो जाएगा डी। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है चरित्र, स्वभाव, भाग्य और कर्म। ठीक है, तो नियति का मतलब होता है क्या? भाग्य। अथ का विलोम होता है इति। अथ का मतलब यानी कि जो है शुरुआत, और इति का मतलब है समाप्त। दक्षिण का विलोम क्या होता है? तो दक्षिण का विलोम होता है वाम। दक्षिण का विलोम वाम होगा। अगला प्रश्न है, शोषक शब्द का विपरीत अर्थक चुनिए। तो शोषक का होगा शोषित। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शोषित। हर्ष का होता है विषाद। ठीक है, विलोम शब्द होता है विषाद। सूक्ष्म का होता है, ठीक है, स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म विलोम जो होता है स्थूल। सूक्ष्म मतलब छोटा, भी स्थूल का मतलब बड़ा। जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। जिसका घर यानी बिना घर का, तो उसे बोलते हैं अनिकेत। निकेत का मतलब घर, और अनिकेत का मतलब है जिसका घर ना हो, तो इसका हो जाएगा अनिकेत। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे बोलते हैं अनाहूत। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अब आप लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष और परोक्ष जो है वो क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर यानी कि परोक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में यदि आपको चुनना है तो फिर आपको क्या चुनना चाहिए? आपको परोक्ष चुनना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, परोक्ष पहले नहीं देखा था। जो सामने उसे प्रत्यक्ष, और जो सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, और उसे बोलते हैं परोक्ष भी। इनमें शुद्ध शब्द इन वाक्य हमें बताना है। फल बच्चे को काट कर सिखाओ, नहीं ये गलत है। बच्चे को काट कर नहीं, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी बच्चे को काट कर है। ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ और काट कर फल बच्चे को खिलाओ। ठीक है, तो अब इनमें सही कौन सा होगा? तो इनमें सही होगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बैल और बकरी घास चरती हैं,
चरती है नहीं, चरते हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है, बैल और बकरी घास चरता है, और बैल और ये गलत हो जाएगा तो खाउतर हो जाएगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रिपीट किया गया है सेम। ये तो बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि रामचरितमानस एक साथ होता है, ठीक है। तो रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अब इसमें दोनों दिया हुआ है सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ले सकते हैं, या इनमें से दोनों में से कोई सा भी होगा, एक गलत रहा होगा। यहाँ पृष्ठ यानी कि वो जो है शायद मिसप्रिंट है कुछ। ठीक है, मिसप्रिंट ही है, मैंने बहुत चेक कर लिया इसको। इसके बाद है अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न पढ़ूँ इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, कृपया आज अवकाश देने का कृपा करें। तो कृपा दो बार नहीं आता है। आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें नहीं, आज का अवकाश देने की कृपा करें यही हो सकता है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये सब गलत है, गा सही हो जाएगा। भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। अनेक जात, अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन है। भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है, और भारत में अनेकों जातियां हैं। अब दोनों में से, का में से और गा में से आपको चुनना है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ना कि जाति है, ये है। और ये था 2015 का हिंदी का उत्तराखंड एसआई का जो है हमारा प्रश्न पत्र। इसे आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।